नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी, लक्ष्य केंद्रित बन सके। चलिए शुरू करते हैं अपने 14 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि 69 वर्षों बाद बेसिमियानी ज्वालामुखी किस देश में फटा है। तो चार विकल्प है इसमें: जापान, इंडोनेशिया, आइसलैंड या रूस में। तो भी ये 69 वर्षों बाद बेसिमियानी ज्वालामुखी ये फटा है रूस में। ठीक है, चौथा विकल्प हो जाएगा। और रूस के जो कि कहाँ पे स्थित है ये ज्वालामुखी, तो कामचटका प्रायद्वीप में, जो कि 59 वर्ष बाद फिर से ये सक्रिय हुआ है। मतलब इसके पहले ये एक बार और भी सक्रिय हुआ था, लेकिन अब ये फिर से 59 वर्षों बाद फिर सक्रिय हुआ, जिसमें काफी तबाहियां मची हुई हैं। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है हमारा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। क्वेश्चन है हमारा, चार विकल्प दिए इसमें: 70वां, 75वां, 80वां या 85वां। तो बात करें हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026, तो इसमें भारत को मिला है 80वां स्थान। तीसरा विकल्प जाएगा, पिछले साल ये भारत को जो कि 50वें स्थान पर था, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, जो कि ये 80वां स्थान इसे दिया गया है और ये पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति है इसकी। ठीक है, इसमें क्या है कि भारतीय पासपोर्ट धारक 85 जो कि 55 देशों में बिना पहले से वीजा लिए यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के लिए अभी भी वीजा जरूरी है वहां के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कि ऑस्ट्रेलिया कप्तान एलिसा हेली का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब प्रभावी होगा। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें: 2026 T20 विश्व कप के बाद, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड के खिलाफ अगली श्रृंखला के बाद, तीसरा है कि भारत महिला टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे की श्रृंखला के बाद, चौथा है या तुरंत प्रभाव। तो इसमें तीसरा विकल्प से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया कप्तान एलिसा हिली, जो कि इन्होंने घोषणा की कि वह फरवरी-मार्च 2026 में भारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगी। इनका मानना है कि अब यह संन्यास लेने का समय सही है, ताकि टीम भविष्य के बड़े टूर्नामेंटों की बेहतर तैयारी कर सके और इस श्रृंखला में वह वनडे और एकमात्र टेस्ट मैच खेलेंगी, लेकिन T20 मैचों में हिस्सा नहीं लेंगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में इजराइल ने कितनी संयुक्त राष्ट्र यूएन की एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ने का फैसला लिया है। चार विकल्प है इसमें: 5, 6, 7 या 9। तो भी हाल ही में क्योंकि इजराइल ने 14 जनवरी 2026 को, तीसरा विकल्प हो जाएगा, घोषणा की कि वह संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और संबद्ध निकायों से तुरंत बाहर निकल रहा है। ठीक है, तीसरा विकल्प हो जाएगा। और यह घोषणा जो कि इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने की, याद रखेंगे। इजराइल का कहना है कि यूएन एजेंसियां जो कि इजराइल के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। और इससे पहले भी जो कि इजराइल ने यूएन वुमेन और बाल एवं सशस्त्र संघर्ष से जुड़े यूएन कार्यालय के साथ सहयोग समाप्त किया था एक बार। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि अपार आईडी निर्माण में देश का सबसे आगे रहने वाला बड़ा राज्य कौन सा है। चार विकल्प दिए इसमें: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो अपार आईडी निर्माण में देश का सबसे आगे रहने वाला बड़ा राज्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने जो कि छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में देश के बड़े राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और ये जनवरी 2026 की शुरुआत तक राज्य ने लगभग 88 से 89 छात्रों का कवरेज हासिल कर लिया है। और बात करें अब अपार आईडी की,
तो अपार आईडी ये एक अस्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान है, जिसमें क्या है कि छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र, उपलब्धियां ये सब सुरक्षित रहती है। और छत्तीसगढ़ की यह सफलता अच्छे प्रशासनिक समन्वय और मिशन मोड में जो कि काम और समयबद्ध योजना का अच्छा परिणाम है। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत कौन सी है? तो चार विकल्प इसमें है, खेजड़ली, मोखमपुरा, बिश्नोई नगर या वामन वास्कांगर। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत कौन सी है? तो वामन कांकर। ये राजस्थान की जो कि पहली पूर्णतः ग्रामीण जो कि जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया इसे। और यहाँ की सभी 7 ढाणी मतलब बसावटों में किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं करते, बल्कि यहाँ पे ये कंपोस्ट, जैविक खाद, फसल चक्र और प्राकृतिक कीट नियंत्रण अपनाते हैं। इस पहल से क्या होता है कि पर्यावरण संरक्षण होता है, पहली चीज। दूसरा है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और किसानों की लागत जो कि घटती है, और इससे लोगों को स्वस्थ रसायन मुक्त भोजन भी मिलता है। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में अनिवासी मतदाताओं मतलब एनआरआई वोटर्स के सत्यापन के लिए इरोनेट किस राज्य ने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प हैं इसमें। पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है केरल। तो बात करें अभी हाल ही में अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के इरोनेट किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये केरल ने किया। और इस डिजिटल सिस्टम से क्या है कि मतदाता पंजीकरण, सत्यापन और डेटा प्रबंधन तेज और सुरक्षित होता है। इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क मतलब टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प है इसमें। रूस, चीन, उत्तर कोरिया या ईरान। तो हाल ही की बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो कि हाल ही में ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे ईरान सही विकल्प हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि ईरान पर जो कि आर्थिक दबाव बढ़ाना और उसके व्यापार को सीमित करना, ये इसके उद्देश्य है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो 4 विकल्प है इसमें। बादशाह, दिलजीत दोझांस, गुरु रंधवा और चौथा है काका। तो इसमें हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है काका ने। ये पंजाबी सिंगर है। इन्होंने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो कि फ्रेंडो नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और यह ऐप क्या करता है कि आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसमें एसओएस बटन, लाइव लोकेशन शेयरिंग और सेव वॉइस ट्रिगर जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत की पहली पूरी तरह ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई? तो 4 विकल्प है इसमें। असम ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, तीसरा विकल्प है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और चौथा है केरल ग्रामीण बैंक। तो अभी हाल ही की बात है, भारत की पहली पूरी तरह वह भी सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन ये लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जनवरी 2026 में, जो कि भारत की ये पहली सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च की, जिसका नाम टीजीपी ऑन व्हील्स है। याद रखेंगे। और यह वैन जो कि सूर्य की ऊर्जा से चलती है, इसलिए इसे बिजली या डीजल जनरेटर की जरूरत नहीं होती। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को एटीएम और बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, और खासकर वहां जहां बिजली की समस्या रहती है, ये इसके उद्देश्य। और इस परियोजना को जो कि नाबार्ड का सहयोग भी मिला है, और यह पहल
पर्यावरण की सुरक्षा, कम खर्च और ग्रामीण भारत में क्योंकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 19 जनवरी को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया जाएगा? ये क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है इसमें, देख लेते हैं। पहला विकल्प है यूएनडीपी, दूसरा है डब्ल्यूईएफ, तीसरा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन और चौथा है नीति आयोग। तो 19 जनवरी को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, ठीक है, इस संस्था द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा, जो कि नई दिल्ली में। और यह सूचकांक जो कि 154 देशों की नागरिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सहयोग के आधार पर जो कि रैंकिंग करता है, इसका उद्देश्य है कि कोई देश अपने नागरिकों के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मामलों में कितना जिम्मेदार व्यवहार करता है। इस सूचकांक के 3 मुख्य आयाम हैं, जिसमें से जैसे कि आंतरिक जिम्मेदारी में नागरिकों की गरिमा, न्याय और जीवन स्तर पर। दूसरा है कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी, मतलब प्रकृति संरक्षण और जलवायु कार्रवाई। तीसरा है बाह्य जिम्मेदारी, जो कि शांति, वैश्विक सहयोग और स्थिरता। ये इसके सूचकांक के 3 मुख्य आयाम हैं: आंतरिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और बाह्य जिम्मेदारी। ठीक है, लास्ट सवाल है आप लोगों के लिए कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 2026 के पहले आयोजन की शुरुआत किस स्थान से की जाएगी? तो 4 विकल्प है इसमें। मदुरै जिला, तिरुचिरापल्ली जिला, पुडुकोट्टई जिले का थाचनकुरिची गांव और चौथा है सलेम जिला। तो इसमें सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यूपीआईएस ऐप डाउनलोड भी कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए, इसलिए हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। और यूपीआईएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।